वर्चुअल क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके वायरल ऑडियो में सुना गया कि सत्ता में आए तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलट देंगे। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने कश्मीर मसले पर कांग्रेस की नीयत को कटघरे में खड़ा किया। राजस्थान में बीकानेर जिले में किसानों ने पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन से खेती और पीने का पानी देने की मांग की। हालांकि इस मामले को लेकर दिग्विजय की सफाई सोशल मीडिया पर आई, जहां दिग्विजय सिंह शेल और कंसीडर में फर्क समझाते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया, अनपढ़ लोगों की जमात को कर सकते हैं और विचार करेंगे में फर्क शायद समझ में नहीं आता। क्या शैल कंसीडर, क्या अंग्रेजी, वो अंग्रेजी के मास्टर बने हुए हैं। देखिए, शैल कंसीडर कुछ नहीं होता है। We all know that he is anti-Indian. शैल कंसीडर या अंग्रेजी का क्लास ना खोले, बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताए उन्होंने ये क्यों कहा कि आर्टिकल 370 को वो बहाल करेंगे। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, जब उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी के हटने के बाद, उनको वहीं रोकना चाहिए था कि आप कौन है, मोदी के हटने के बाद हम क्या करेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। तो ये शाल और कंसीडर इस प्रकार की अगर अंग्रेजी का विषय है तो वो शशि थरूर जी को बताएं, हमें ना बताएं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने की मांग कर रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में ऑटो से बाइक की टक्कर के बाद लड़ाई हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ऑटो से बाइक की टक्कर के बाद विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत का आरोप लगा है। मेवात जिले के जमालगढ़ गांव के एक शख्स के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। साथ ही उसे छोड़ने के एवज में पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में शराबी युवकों ने मंदिर के पास शराब पीने से मना करने पर हंगामा कर दिया। साथ ही मोहल्ले वासियों पर तमंचे से फायर भी किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। ऑक्सीमीटर पर यह दर 12% से घटाकर अब 5% कर दी गई। हैंड सैनिटाइजर पर अब 5% जीएसटी ही लगेगा, जबकि पहले यह 18% था। वेंटिलेटर पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऐसे ही रेमडेसिविर पर अब जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी अब 5% लगेगा, जबकि पहले ये 12% लगता था। BIPAP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी किया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया गया है। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ऐसे ही तापमान मापने का जो यंत्र है, यानी कि जो थर्मामीटर है, उस पर भी 12% टैक्स पहले लिया जाता था, लेकिन अब वो 5% लिया जाएगा। हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को घटाकर 5% किया गया है। हेपरिन दवा पर टैक्स अब 5% लिया जाएगा। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग किट पर भी टैक्स को घटाने का फैसला लेते हुए इसे भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को डोमिनिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेहुल चोकसी को जमानत देना उचित नहीं है। जमानत मिलते ही वो डोमिनिका से भाग सकता है। हालांकि कोर्ट में चोकसी ने पक्ष रखा कि वो डोमिनिका छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। उसके साथ ही कहा कि जमानत के लिए सभी कागजात पूरे हैं।
उसने भाई के साथ होटल में रहने की भी इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलते ही चौकसी डोमिनिका से भाग सकता है। चौकसी ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया, ये भी कोर्ट ने कहा। साथ ही कहा कि होटल का कोई निश्चित पता नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद मेहुल चौकसी को जमानत न देने का फैसला लिया। उधर सीबीआई ने डोमिनिका हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2018 में उसके खिलाफ भारत में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो पहले ही वहां से भाग निकला था। डोमिनिका हाईकोर्ट में भारत के हलफनामे में लिखा है कि चौकसी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। चौकसी के आरोपों पर सबूत उपलब्ध कराए गए और हलफनामे में कहा गया कि चौकसी कंपनियों की एक चेन के पीछे का मास्टरमाइंड है। उसने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से क्रेडिट जुटाने की साजिश रची। हलफनामे में लिखा गया है कि चौकसी ने जब अपराध किया तब वो भारतीय नागरिक था, लिहाजा भारतीय अधिकारी डोमिनिका में अदालत में बहस करेंगे। चौकसी की एंटीगुआ की नागरिकता भी विवादित है। एंटीगुआ में 2019 में नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। साथ ही चौकसी की दलीलों को झूठा करार देते हुए भारत प्रत्यर्पित किए जाने की मांग भी की गई। Prohibited immigrant is a person who enters illegally and refuses to disclose his identity. They know his identity, so if a person enters and he does not give his identity, does not tell who he is, and in Mr. Mehul Choksi's case, there was a yellow notice issued by Antiguan government to find him. वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब बीजेपी आर्टिकल 370 को लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमलावर है। विवाद तब खड़ा हुआ जब क्लब हाउस चैट के दौरान दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब दे रहे थे। दावा है कि दिग्विजय ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो 370 हटाए जाने के फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 को फिर लागू करेंगे। So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. दिग्विजय सिंह के इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उनका शुक्रिया अदा किया और कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू क्यों होनी चाहिए, इसके लिए दलीलें देने लगे। And I think he has done well. I welcome it heartily and hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did on the 5th of August 2019. इसके बाद तो दिग्विजय के बयान पर बवाल होना ही था, लिहाजा कश्मीर को लेकर दिग्विजय के विवादित बोल पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलगाववाद को बढ़ावा देने का कारण 370 था। जब 370 हटा दिया गया है, तब कांग्रेस का ऐसा कहना कि वो सत्ता में आकर 370 दोबारा लाने की कवायद करेंगे, मुझे लगता है ये कारण ही स्वयं में काफी होना चाहिए कि कांग्रेस और उनके घटक दलों को दिल्ली की सत्ता के आसपास कभी ना आने दिया जाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बना, उसमें ये उल्लिखित है, उनके सपने को हमने पूरा किया। अभी उस पर पानी फेरने की भूमिका लेकर अगर दिग्विजय सिंह इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस विषय पर बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये कश्मीर की जनता के लिए जो विकास का दरवाजा खुल गया है, उसको बंद करने की साजिश है। विवाद बढ़ा तो दिग्विजय सिंह ने खुद को घर में कैद कर लिया और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी चैट लीक कांड के बाद दिग्विजय सिंह ने भोपाल स्थित अपने श्यामला हिल्स पर जो उनका सरकारी बंगला है उसमें कैद कर लिया है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बंगले के गेट बंद कर दिए गए हैं, मेन गेट बंद कर दिया गया है और जो साइड में गेट है वो भी बंद कर दिया गया है।
फिलहाल किसी के अंदर आने पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ खास कार्यकर्ता जरूर अभी बंगले से निकल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, लेकिन बाकी मीडिया के सामने फिलहाल दिग्विजय सिंह नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर दिग्विजय की सफाई सोशल मीडिया पर आई, जहां दिग्विजय सिंह शेल और कंसीडर में फर्क समझाते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया, अनपढ़ लोगों की जमात को कर सकते हैं और विचार करेंगे में फर्क शायद समझ में नहीं आता। क्या शैल कंसीडर, क्या अंग्रेजी, वो अंग्रेजी के मास्टर बने हुए हैं। देखिए, शैल कंसीडर कुछ नहीं होता है। वी ऑल नो दैट ही इज एंटी इंडियन। ये शैल कंसीडर या अंग्रेजी का क्लास ना खोलें, बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताए उन्होंने ये क्यों कहा कि आर्टिकल 370 को वो बहाल करेंगे। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, जब उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मोदी के हटने के बाद, उनको वहीं रोकना चाहिए था कि आप कौन है, मोदी के हटने के बाद हम क्या करेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं। तो ये शाल और कंसिडर इस प्रकार की अगर अंग्रेजी का विषय है तो वो शशि थरूर जी को बताएं, हमें ना बताएं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने की मांग कर रही हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। 117 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बीएसपी और बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के हिस्से में जालंधर के करतारपुर साहिब, जालंधर पश्चिम, जालंधर उत्तर, फगवाड़ा, होशियारपुर सदर, दासिया, रूपनगर जिले में चमकौर साहिब, पठानकोट जिले में बस्सी पठाना, सुजानपुर, अमृतसर उत्तर और अमृतसर मध्य सीटें आई हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दोनों ही पार्टियां गरीब, किसान, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं। नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। पंजाब दी सियासत विच एक नवा दिन है, इतिहासिक दिन है। पंजाब दी अगली पॉलिटिक्स विच एक बहुत वड्डा मोड़ है। श्रोमणी अकाली दल, पहले मैं अनाउंस करना चाहना है अज के दिन श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे असी जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने भी इलेक्शन होणगे असी इकट्ठे लड़ांगे। और वहीं अकाली दल के साथ गठबंधन पर मायावती ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह गठबंधन प्रगति के नए युग की शुरुआत है। दूसरी ओर पंजाब में अकाली और बीजेपी गठबंधन पर बात बनने के बाद प्रकाश सिंह बादल ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के लोगों को मौजूदा लहर का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए बधाई दी। सीएम ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की जो लहर आई थी वो बेहद भयावह थी। इसका अंदाजा रोज आने वाले केस से सहज ही लगाया जा सकता है। साथ ही इस लहर में बीमारी की इंटेंसिटी भी ज्यादा थी और लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। केजरीवाल ने इंग्लैंड में आई तीसरी लहर का भी जिक्र किया, जिसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि अगली लहर आए ही ना। देश में आई दूसरी लहर में कई कमियां उजागर हुई, जैसे ऑक्सीजन की कमी, जिसे पूरा करने के लिए अब तेजी से काम किया जा रहा है।
ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन्स ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन्स के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। 1168 1168 बेड्स का ये नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, शानदार हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब जाके पिक्चर्स भी ले सकते हैं। बेसमेंट का काम हो चुका है, सेकंड बेसमेंट का काम चल रहा है। तो इसको काम को बड़ी तेज़ी से करने का आदेश दिए गए हैं। ये मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पे दौरा करने के लिए। और इसी कैंपस के अंदर 57 टन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर लगाया गया है और 13.5 टन की ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है, जिसमें 1400 सिलेंडर पर डे भरे जा सकते हैं। देखिए 15 हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार नए बना रही है, जिनके ऊपर मैंने पिछले 10 दिन के अंदर विजिट किया सभी में, और सभी को फास्ट पेस पे डाला गया है कि जल्द से जल्द थर्ड वेव के हिसाब से हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज में एक शादी समारोह में हाथी ने आतंक मचाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हाथी ने कई गाड़ियों को अपने पैरों तले रौंद दिया। बताया जा रहा है कि यह हाथी बारात में ही शामिल था। तस्वीरें प्रयागराज के आलमपुर गांव की, जहां हाथी के आतंक से लोग बेहद डर गए। हालांकि भारी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इस हाथी को काबू किया। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।